नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहरड़ा। आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा विकास, शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा विकास, शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करना। देखिए, शीत युद्ध जैसा कि नाम से ही लग रहा है, शीत का मतलब क्या होता है? कोल्ड। युद्ध का मतलब वार, कोल्ड वार। किन का कोल्ड वार? किन के मध्य कोल्ड वार? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में दो शक्तियां रह गई थी। विश्व की दो महाशक्तियां कौन कौन सी थी? दो महाशक्तियां अस्तित्व में रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। एक थी साम्यवाद, दूसरी थी पूंजीवाद। पूंजीवाद का पोषक यूएसए था और साम्यवाद का पोषक यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोनों अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में दोनों अपना विस्तार करना चाहता था। साम्यवाद की तरफ ले जाना चाहता था, पूंजीवाद की तरफ ले जाना चाहता था। इस प्रकार जो दो महाशक्तियां रह गई, उन दो महाशक्तियों में आपस में जो अभिव्यक्ति थी, आपस में बात करने का तरीका था, आपस में एक दूसरे की आलोचनाएं थी, एक दूसरे के खिलाफ माहौल विश्व में तैयार कर रहा था। एक कह रहा था साम्यवाद अच्छा है, दूसरा कह रहा था पूंजीवाद अच्छा है। इस प्रकार की जो स्थिति थी, जिसमें वार युद्ध था या वाक युद्ध था, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जो सोवियत रूस था, उनमें बुनियादी मतभेद हुआ। फिर भी कभी भी युद्ध तथा मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत रूस, सोवियत संघ, अमेरिका संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य, मोनोमालिशियन अनवरत वृद्धि दिखेगी। 4 चीजों में दोनों में वृद्धि हुई। दोनों में कटुता बढ़ी, तनाव बढ़ा, वैमनस्य बढ़ा, मनोमालिन्य बढ़ा। दोनों महाशक्तियां राजनीतिक प्रचार तुमुल संग्राम छेड़ा। दोनों अपने अपने विचारधारा को विश्व में बढ़ाना चाहते थे। दोनों एक दूसरे का विरोध करते, आलोचना करते, सर्वथा अपना प्रचार करने में लग गए। सोवियत संघ अमेरिका का संबंध संपूर्ण विश्व की स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास में लगा था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे, पराजित करने में लगे हुए थे। समूचे विश्व पर एक अविश्वास तथा तनाव का वातावरण बन गया, जिससे विश्व में एक बार संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस नए युग का जो आविर्भाव हुआ, इस प्रकार नए युग का जो आविर्भाव हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग कहते हैं। सशस्त्र शांति का युग था। द्वितीय विश्व के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में प्रलयकारी आणविक बमों का विस्तार हुआ, आयुध डिपो से संपन्न हुए। इन दोनों भीमकानी दानवों, दोनों जो भीम आकार दानव थे, जिन्होंने सशस्त्र बढ़ाई, अणु बम बढ़ संख्या बढ़ाई, तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे संघर्ष का अखाड़ा बन गया। शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक वैचारिक संघर्ष था। शीत युद्ध का मतलब जैसा नाम से संबंध है, एक वैचारिक संघर्ष था, एक वैचारिक लड़ाई थी, जिसमें दो विरोधी व्याख्या व्यक्त होती। प्रथम तो शीत युद्ध की एक वैचारिक व्याख्या, एक वैचारिक संघर्ष था। द्वितीय उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्च प्राप्त करने के संघर्ष थे। दो वैचारिक सैद्धांतिक संघर्ष था। दूसरी यथार्थवादी सिद्धांत था, जिसमें हम शीत युद्ध कह सकते हैं। शीत युद्ध उसका नवीनीकरण नाम था। अब हम देखते हैं शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा। शीत युद्ध अर्थ एवं
परिभाषाएं, शीत युद्ध अर्थ एवं परिभाषाएं। जैसा कि नाम से संबंध है, शीत का मतलब शांति युद्ध, वाक युद्ध, वैचारिक मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद, एक विचारधारा की लड़ाई। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिका शत्रुता तथा तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्ध में विश्व की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों में गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, वैचारिक तालमेल का अभाव, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण देखा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों में, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम रोज ने दक्षिणी कैरोलिन विधानसभा में भाषण देते हुए कहा, शीत युद्ध न होते हुए भी, जिसमें प्रत्येक बात में स्वार्थों से झलक रही थी, प्रत्येक बात स्वार्थों से टिकी हुई थी। इस प्रकार हम शीत युद्ध को नरसंहार की नेक्स्ट परिभाषा में ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो लेखक हुए हैं एम एस राजन ने कहा है, शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम, दो प्रकार के परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों तथा संघर्ष पुरोहितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूर्व में बदलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातत्व शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विरोधी विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकारी शक्तियों का आपस में संघर्ष है, दो भीमकार शक्तियों का आपस में संघर्ष है। KPS मेमन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व में अनुभव किया गया, दो विचारधाराएं, दो पद्धतियां, दो गुट, दो राज्य, ये दो शक्तियां थी, दो गुट थे, दो राज्य थे, दो पद्धतियां थी, इनका जो आपसी प्रकाष्ठा थी, आपसी लड़ाई थी, दो व्यक्तियों के मध्य एक संघर्ष था, दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुर्जुआ तंत्र, सर्वहारा जनतंत्र की तानाशाही। दो व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन तथा जॉन फॉस्टर डेल। इस प्रकार जॉन फॉस्टर डेल के शब्दों में शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था, नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध की गलतियों के विरुद्ध, और इस प्रकार धर्म प्राण के प्रति नास्तिकता के विरुद्ध संघर्ष था। ग्रिप्स ने कहा है कि परमाणु युद्ध शीत युद्ध की एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर, दूसरे शब्दों में एक साधन जो पारस्परिक विरोधी ध्येय के लिए एक ऐसे युग के कारगर सिद्ध होता है जिसमें शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होता किंतु संबंधित राष्ट्र के लिए भारी होता है। इस प्रकार हम इन परिभाषाओं को निष्कर्ष निकाल करके ये बात कह सकते हैं कि शीत युद्ध के लक्षण क्या है, शीत युद्ध के लक्षण क्या है, लक्षण कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम शीत युद्ध कह सकते हैं, किन किन लक्षणों के आधार पर हम शीत युद्ध कह सकते हैं। ये है दो सिद्धांतों का नहीं, दो भीमकार शक्तियों, दो भीमकार शक्तियों की सैद्धांतिक लड़ाई है, जिसमें दो भीमकार कौन से हैं, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा है शीत युद्ध प्रचार का महत्व था, शीत युद्ध प्रचार का महत्व था, ये वाक युद्ध था। एक तो था सिद्धांतिक, दूसरा वाक युद्ध, एक दूसरे पर वाक युद्ध करते थे, एक दूसरे पर वाक युद्ध कर रहे हैं। तीसरा था गुप्तचरी, सैनिक सैनिक संधियों, संगठनों में तनावपूर्ण संगठनों की स्थापना, यानी सैनिक शक्तियों की स्थापना, सैनिक शक्तियाँ
गुप्त रूप से बढ़ा रहे थे, सैनिक शक्तियाँ गुप्त रूप से बढ़ा रहे थे। चौथा जो लक्षण है, इनके मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। इनके मध्य इन दो देशों में तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कह सकते हैं। तनावपूर्ण संबंधों से हम शीत युद्ध का अभिप्राय लगा सकते हैं। पांचवां, ये जो युद्ध है कौन सा, शीत युद्ध, ये गर्म युद्ध से अधिक गर्म युद्ध से अधिक खतरनाक, गर्म युद्ध से अधिक खतरनाक, क्योंकि इसमें हमेशा ही वाद युद्ध करते हैं, खतरनाक। छठा है, इस युद्धों में परिचय, इस मस्तिष्क से युद्ध के विचारों का परिचय देने वाला युद्ध कहा जाता है। ये मस्तिष्क को परिचय देता है, यानी वो आदमी हमारे खिलाफ है, वो देश हमारे पक्ष में, मस्तिष्क को परिचय देने वाले विचार है। यानी ये इसके लक्षण ये है कि दो सैद्धांतिक लड़ाई है, दोनों के मध्य वाद है, दोनों सैनिक शक्तियाँ उड़ाते हैं, दोनों के संबंध तनावपूर्ण थे। ये गर्म युद्ध से अधिक खतरनाक है। दूसरा, गर्म युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस प्रकार 6 इसके मुख्य लक्षण है। इस प्रकार नेक्स्ट है हमारा शीत युद्ध की प्रकृति। युद्ध की प्रकृति, शीत युद्ध की प्रकृति। शीत युद्ध की प्रकृति क्या है? शीत युद्ध की प्रकृति जो विशेषता सामने दिखाई देती है, जैसा कि शीत युद्ध का मतलब वाद का युद्ध है, बोलने का युद्ध है, तो कूटनीतिक सबसे मुख्य इसकी प्रकृति क्या है? कूटनीतिक है। आमने सामने वाद न कर कूटनीतिक तरीके से वाद करते हैं, कूटनीतिक तरीके से आक्षेप करते हैं, कूटनीतिक तरीके से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो शीत युद्ध का सबसे मुख्य जो अपनी पृष्ठभूमि है, मुख्य जो प्रकृति है वो कूटयुगिक है। ये एक दूसरे दोनों को आपस में शांति कारण कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, शस्त्र शक्तियों के अतिरिक्त सभी उपायों से एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, सामाजिक या राजनीतिक। शीत युद्ध में दोनों पक्षों का विस्तार से सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं, दूसरे प्रभाव से आर्थिक सहायता देते हैं, यानी एक देश दूसरे देश को कमजोर करने के लिए तृतीय दुनिया के देशों को आर्थिक सहायता देता है, प्रचार प्रसार में काम लेता है, जासूसी करता है, सैनिक हस्तक्षेप करता है, शस्त्र सप्लाई करता है, शस्त्रीकरण करता है, सैनिक गुटबाजी करता है, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करता है, आदि शीत युद्ध के अंग है, आदि शीत युद्ध के अंग है। वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं होता, बल्कि दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति होती है। शीत युद्ध के तमाम वर्षों से दूसरी दुनिया व्यापक मुठभेड़ होती रही, इसमें एकांतर परोक्ष रूप में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती थी। नेक्स्ट है शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के कारण क्या है? नंबर 1 ऐतिहासिक कारण, नंबर 1 ऐतिहासिक कारण। जैसा कि नाम से संबंध है, इतिहास से दोनों शक्तियां एक दूसरे के विरोधी विचारधारा में रही है। दोनों शक्तियां अमेरिका और रूस दोनों का जन्म दोनों शक्तियों का पुनः लाभ प्राप्ति के लिए बनाए रखना चाहते थे। इसी प्रकार विस्तारपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक दूसरे के बाधक थे। दोनों पक्षों के एक दूसरे कुछ शिकायतें थी, वे शिकायतें मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण था। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारणों में कुछ परिवेक्षक शीत युद्ध का जो कारण है, इतिहास में 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति में ढूंढती है, वो कहते हैं 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय पश्चिमी राष्ट्र सोवियत रूस, बोल्शेविक क्रांति से ही पश्चिमी जो राष्ट्र थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत रूस को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम ध्येय पूंजीवाद को समाप्त करना था, पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में, अमेरिका ने 1933 में मान्यता दी।
पश्चिमी देश साम्यवाद को नाजी जर्मनी और अधिकांश आकर्षण की दृष्टि से देखते रहे। पश्चिमी देश हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण को प्रेरित करते रहे। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का वर्ष। द्वितीय मोर्चे का प्रसंग। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन को क्षति पहुंचाई, तो सोवियत संघ ने स्टालिन के मित्र राष्ट्रों ने यूरोप के नाजी फौजों के विरुद्ध एक मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। उन्होंने द्वितीय पक्ष मजबूत करने की बात नहीं की। इसलिए सोवियत इतिहासकारों का मत था कि यह देरी अमेरिका तथा ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिससे नाजी जर्मनी में साम्यवादी पूर्णतः ध्वस्त कर थे। इससे स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिम की आंतरिक संघ को विनष्ट करते हुए देखने की है। नंबर 3, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ ने युद्धोत्तर उद्देश्यों में ये स्पष्ट भिन्नता थी कि भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों में सोवियत प्रभाव क्षेत्र को लाना चाहता था। पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय ने सोवियत संघ को अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का भय था। यह देश सोवियत संघ को बढ़ते प्रभाव को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसलिए यह आवश्यक था कि पूर्वी देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना के लिए स्वतंत्र निर्वाचन करने की आवश्यकता थी। स्टालिन के मत से इन देशों में साम्यवादी सरकारें वास्तविक गणतांत्रिक सरकारें थीं। नंबर 4, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा जो सम्मेलन था, याल्टा जो समझौता था, वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन राष्ट्रपति स्टालिन, चर्चिल के मध्य एक समझौता हुआ। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित, सोवियत संघ की जो सरकार थी पोलैंड में, लुब्निन शासन, पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधि शासन थी। वो याल्टा समझौते द्वारा एक प्रतिनिधि या लोकतांत्रिक सरकार बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटेन को पोलैंड के प्रवेश की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड के जनवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड को संरक्षित लुब्नियन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया ने भी रूस द्वारा युद्ध विराम के समझौते तक याल्टा तथा पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया। सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम का लोकतंत्र में पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों को सहयोग देने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित कर दी। सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा तथा उसके मित्र राष्ट्रों में साइबेरिया का सुविधा प्रदान करने में विचार से पश्चिमी राष्ट्रों ने रूस द्वारा, पश्चिमी राष्ट्र जो थे अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ अपना मोर्चा संभाल लिया और यही एक कारण था जो शीत युद्ध का कारण था। नंबर 5 है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण।
सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी विभाजन के स्वीकार को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत यह निश्चय हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया प्रभाव स्वीकार किया जाए। इस स्थिति में यूनान में ब्रिटेन के प्रभाव को स्वीकार किया जाए। हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में दोनों का प्रभाव बराबर माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों ने समझौते की अपेक्षा करते हुए सोवियत संघ से साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और सर्वसारा तानाशाही स्थापित करा दी, जिससे पश्चिमी देश नाराज होना स्वाभाविक थे और ये शीत युद्ध का कारण है। छठा है, ईरान ने सोवियत सेना का नया हटाया। ईरान से सोवियत सेना का नाम हटाया जाना। ईरान से सोवियत सेना का नाम हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद विभिन्न देशों में जो समझौते हुए उसमें ईरान में सोवियत सेना थी, सोवियत सेना को वहाँ से हटाना था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान का अधिकार जमा लिया। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद एंग्लो अमेरिकन सेना तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने उस सेना को हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में अपनी सेना हटाई, जिससे पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए और यही एक कारण था जो शीत युद्ध का कारण था। इसमें हमने आज शीत युद्ध के बारे में समझा। शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषाएं, शीत युद्ध के लक्षण और शीत युद्ध की प्रकृति से कूटनीतिक, सेना, आर्थिक युद्ध सभी मामले शीत युद्ध के कारण, ऐतिहासिक कारण, द्वितीय मोर्चे पर विफल, युद्धोत्तर युद्ध सीमांतर, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का अवहेलना, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, इराक में सोवियत सेना न हटाना। इस प्रकार हमने आज 6 कारण देख लिए, 6 कारणों को स्पष्ट किया। बाकी हम कल करेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।